Assalamu alaikum students. Okay, so today inshallah we'll begin with another important topic of Pakistan studies, and again we are doing the history component. Today we'll start off with inshallah War of Independence. War of Independence is a very important chapter, but we have to understand one thing about while we are studying War of Independence. It is a complete perspective into history. ये चैप्टर हमें समझाता है कि हिस्ट्री का नेचर कैसा होता है। इससे एक और चीज़ भी हमें ख़ास तौर पे सिलेबस के पर्टिनेंट ये बात समझ आती है कि सिलेबस जो है हमारा किस तरीके से डिज़ाइंड है। ये जो पूरी की पूरी जंग है जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 ईयर्स की ये वॉर है। हम इसको 1.5 पेजेज़ में समराइज़ करके उसके रेलेवेंट इवेंट्स पढ़ते हैं। तो इधर से हमें एक बात समझ आती है कि ज़रूरी नहीं कि जितनी आपके पास लंबी वॉर हो उतने सारे के सारे इवेंट्स हमें पढ़ने हैं। हमारा एक सिलेबस आउटलाइन है, एक डिज़ाइन है, और उसमें जो रेलेवेंट इवेंट्स हैं हम कोशिश करेंगे उसको केटर करें, जो कि सीआई के सिलेबस में आपके पास पूछे जा सकते हैं। हम सबसे पहली जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, उसमें स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कोई भी वाक़या, कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट हिस्ट्री में जब होता है तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, और उस बैकग्राउंड को हम आपके पास उसकी कॉजेज़ कहते हैं। एग्जामिनर का एक बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें कॉजेज़ पूछी जाती हैं। आपके पास बेसिकली जितनी भी सारी की सारी कॉजेज़ हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनको हम 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़। तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल कॉजेज़, और लास्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं मिलिट्री कॉजेज़। ये 4 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज़ ऑफ कॉजेज़ है जिसका इवेंचुअल आउटपुट जो था वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। अब इसमें ज़ाहिर-सी बात है कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इवेंट्स हैं, जो कि जिनकी जो लॉन्ग टर्म कॉजेज़ बने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, और कुछ ऐसा है जो कि शॉर्ट टर्म, और एक ऐसा है जो कि इमीडिएट रीज़न ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बना। इंशाल्लाह हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेक्चर हम सब चीज़ों को देखेंगे। उसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरीके से हमने आपके साथ जब बात का आगाज़ किया तो हमने आपको क्या बात बता के आगाज़ किया कि ये वाला चैप्टर हमें समझाएगा इनटू द नेचर ऑफ हिस्ट्री। इस इवेंट को जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से पढ़ते हैं, इसी सेम टॉपिक को ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है एज इंडियन म्यूटिनी। ब्रिटिशर्स इस वाक़ये को रेफ़र करते हैं एज इंडियन म्यूटिनी। मतलब इंडियंस की इतनी मजाल हो गई कि उन्होंने हमारे खिलाफ बगावत कर दी, म्यूटिनीज बगावत, हमारे खिलाफ हो गए। सो यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक सेम इवेंट के हम कह रहे हैं कि भाई हम तो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर बाहर से आके मुसल्लत हो गए थे अंग्रेज़ और हम इनको निकाल रहे हैं, और ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि ये तो हमारा राइटफुल राइट था, ये तो हमारा हक था, क्योंकि हम दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री थी, हमने इनको इन्वेट किया और अब इनका फ़र्ज़ था कि हमारे ग़ुलाम बन के रहें, और ये हमारे ग़ुलाम, हमसे छोटे लोग हमारे ऊपर आके बगावत कर रहे हैं। सो ये एक ब्रिटिशर्स का सुपीरियर एटीट्यूड भी शो करता था, उस ज़माने की कॉलोनाइजेशन का जो माइंडसेट था वो भी शो करता था। ठीक है, सो ये आपको एक बात समझाती है किस तरीके से हिस्ट्री जो है वो हमेशा विनर्स लिखते हैं। हिस्ट्री बाय इट्स वेरी वेरी नेचर इज अ वन साइड अकाउंट। Winners have the chance to glorify their victories, their achievements, whereas winners are obliterated from the history. उनका सफाई हस्ती से नाम ही मिट जाता है जो लूजर्स होते हैं, क्योंकि उनको तो अपना कॉज बताने का मौका ही नहीं मिला ना, अपना 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 जो पर्सपेक्टिव था वो रखने का मौका ही नहीं मिला। जो तारीख लिखते हैं वो कौन होते हैं? जो जीतता है वो तारीख लिखता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था जो हमें इस वाक्य से समझ आता है जब हम इसकी सिर्फ स्टार्टिंग पढ़ते हैं। अब हम आते हैं जो पहला सवाल होता है जो इसकी सीआई एग्जामिनर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड दैट इज कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए भी आता है। फिर इसी नेचर का एक और क्वेश्चन आता है जो कि 14 मार्क का है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हमने 4 ब्रॉड कैटेगरीज में सारी की सारी कॉजेज को डिवाइड किया है, तो जो पहला कॉज है या दूसरा कॉज है या तीसरा कॉज है, कुछ भी आपको 14 मार्क के सवाल में दे देंगे और आपको 14 मार्क के आंसर में जवाब में सारे के सारे कॉजेज को डिफरेंट पैराग्राफ्स में एलैबोरेट करके लिखना होगा और फिर कंक्लूजन लिखनी होगी। सो अ क्वेश्चन फॉर 14 मार्क्स कैन कम लाइक दिस कि पॉलिटिकल कॉजेज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। डू यू एग्री? एक्सप्लेन योर आंसर। सो अगर इस तरीके का नेचर ऑफ क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली यू वुड नीड टू एक्सप्लेन ऑल द कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया कि पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल, एंड आपके पास इकोनॉमिकल। तो अब हम डायरेक्टली इंशाल्लाह आगाज करते हैं कि पॉलिटिकल कॉजेज में हम क्या क्या वाकयात पढ़ेंगे, क्योंकि हम पुराना जो टॉपिक है जो आपके पास
ब्रिटिश एक्सपेंशन है उसको पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, तो पॉलिटिकल कॉजेस को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रेफरेंस करेगा हमारे पुराने वाकयात को पढ़ा जो हमने पढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया ना, ऐसा तो नहीं है ना कि रातों रात है ना इंडियंस का मूड किया कि चलो यार ब्रिटिशर से लड़ते हैं और लड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये जो पुराने सारे के सारे वाकयात हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका एक रिएक्शन है जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसमें इंडियंस ने चाहा कि ब्रिटिशर्स को जंग के थ्रू इंडिया से निकाला जाए। एक फाइनल एफर्ट थी, कलेक्टिव एफर्ट जिसको हम कहते हैं, कि ब्रिटिशर्स को निकाला जाए और इंडिया को इंडियंस ही रूल करें। तो इस कोशिश के तहत जो सबसे पहली वजूहात बनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, वो क्या चीजें थी? ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी जिसके तहत, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत और जनरल जो एनेक्सेशंस ब्रिटिशर्स ने कैप्चरिंग करी, उसके तहत क्या देखा हमने? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत मैंने आपको बताया था पुरानी, जब हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का लेक्चर पढ़ा था, कि ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी के तहत क्या कहा था कि जहां पे नेचुरल आयर्स नहीं होंगे वहां पे हम ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करके उस लैंड की पोजेशन अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, हमने क्या देखा कि इस पॉलिसी को वहां पे भी इंप्लीमेंट किया जहां पे नेचुरल आयर्स मौजूद थे। तो एक किस्म से एंगर, एक किस्म से हेट्रेड टूवर्ड्स ब्रिटिश बढ़ना स्टार्ट हो गई इस वाक़े की वजह से। फिर साथ-साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर आता है, वो था मिसट्रीटमेंट ऑफ द मुगल एम्परर। Mughal emperor was forced to move from his red fort in Delhi to the obscure location of Qutub Sahib. अब ये जो चीज थी, ये जो मुगल एम्परर की मिसट्रीटमेंट थी, मुगल एम्परर वाज द सिंबल एंड द फिगर हेड ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया, मतलब कंप्लीट इंडिया की जो प्रेस्टीज और उसका ऑनर था, उसको रिप्रेजेंट करता था मुगल बादशाह, क्योंकि वो लीडर था। उसी को आपने मूव कर दिया टू द सबर्ब्स ऑफ दिल्ली, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, उसको अपने किले से निकाल दिया। तो उसकी मिसट्रीटमेंट क्या था कि शो करता था कि इंडियंस की कितनी आपके पास वक़्त है, कितनी हैसियत है इंडियंस की नज़र में, कि भाई बादशाह की हैसियत नहीं तो आम लोगों की क्या हैसियत होगी। तो ये जो मिसट्रीटमेंट ऑफ मुगल एम्परर था, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के इंडियंस के खिलाफ हो गए। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जनरली एनेक्सेशंस हमने आपके साथ देखी को किस तरीके से कैप्चरिंग करी डिफरेंट लैंड्स की, तो प्रिंसेस, लोकल रूलर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे, क्योंकि उनको अपना कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास जाते हुए दिखाई दिया कि किस तरीके से उनका कंट्रोल लूज हो गया। फिर एक और चीज़ क्या थी कि देयर वॉज जनरली लैक ऑफ जॉब्स फॉर इंडियंस इन इंडियन सिविल सर्विसेज। अब जो जॉब्स थी सारी की सारी ब्रिटिशर्स ने उनको कैप्चर कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स आते थे, जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स पहले से मौजूद थे, वो सारी की सारी जो सिविल सर्विसेज की जॉब्स थी जिस पे इंडियंस का हक होना चाहिए था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो जॉब्स कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स आपके पास अपने आप को बेतहाशा हाई वेजेस के ऊपर रखा हुआ था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जॉब है जिसपे आपको 50 रुपये मिलने चाहिए, ब्रिटिशर्स ने उसमें अपने आप को 2000 रुपये दिए हुए थे। अब टेक्निकली क्या लगेगा कि भाई हम काम के पैसे ले रहे हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं। तो चीज़ ये है कि हाई वेजेस, एक्स्ट्रॉर्डनरी, और जाहिर सी बात है ये पैसा इंडिया में तो रखेंगे नहीं, तो कहाँ रखेंगे? ये सारा का सारा पैसा रिपेट्रिएट हो जाता था बैक टू ब्रिटेन। इससे हमें क्या समझ आता था कि इंडिया की वेल्थ को एक्सप्लॉइट करके, प्लंडर करके ब्रिटेन रिच हो रहा था, और इंडिया में इकॉनमी जो थी वो कोलैप्स कर रही थी। इंडियंस के पास भी पैसा नहीं था, जॉब्स भी नहीं थी, और इंडिया की ओवरऑल वेल्थ भी आपके पास कम हो रही थी। तो ये एक आपके पास बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ होते लगे इंडियंस। तो ये सारी की सारी बातें पॉलिटिकल रीजंस को हमारे पास सम अप करती हैं, एनालाइज करती हैं। उसके बाद दूसरा कॉज, और ये जो बहुत बड़ा कॉज है, इसके अंदर हम मल्टीपल और आपको वाकयात पढ़ाएंगे, और इसके अंदर जो मैं बातें बताऊंगा वो एक और 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, और वो है आपके पास, हाउ डिड द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश अफेक्ट इंडियन लाइफस्टाइल। तो अब जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो सारी की सारी वो बातें हैं जिसकी वजह से इंडियंस का लाइफस्टाइल भी इंपैक्ट हुआ। ये ब्रिटिशर्स ने आके चेंजेस की थी इंडियन सोसाइटी में, जो ब्रॉडली आपके पास रिलीजियस, सोशल रीजंस के अंदर आती हैं। अब आपके पास क्या चीज है? रिलीजन वाइज ब्रिटिशर्स ने एक तो कोशिश की कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए। जब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए, उन्होंने अपने रिलीजन को प्रोपेगेट किया। कुछ जगहों पे फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुई ऑफ मुस्लिम्स, ऑफ हिंदूज। तो जाहिर सी बात है, जो मज़हब पे मामला आता है तो जो आपकी एक फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स जो रिलीजन होती हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से बाहर आती हैं। और यही चीज़ ब्रिटिशर्स के खिलाफ देखी गई कि जब रिलीजियस मामलात में मुदाखलत हुई। और हम देखेंगे इंशाल्लाह जब आगे जाके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वॉर, और फिर वॉर के बाद जब ब्रिटिशर्स एक प्रोक्लेमेशन एक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसमें वन ऑफ द थिंग्स उन्होंने ये स्टेट की, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडियंस जो हमारे खिलाफ हुए उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब हमने उनके रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस की, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
जो चीज़ थी वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बनी। तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ कही कि भाई हम आगे जाकर रिलीजियस मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके पास फोर्सफुल कन्वर्जन्स की। जनरली ब्रिटिशर्स का एक एटीट्यूड ऐसा था, जिस तरह हमने पहले भी देखा, कि उनको लगता था कि वो सुपीरियर है, सबसे बेहतरीन है और बॉर्न टू रूल है। अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेजेस, अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी इंडिया में। और इधर से ही हमने देखा कि जब ये फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुई, आपके पास क्रिश्चियन मिशनरीज का अराइवल हुआ, ब्रिटिशर्स का एक सुपीरियर एटीट्यूड था। उसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद हम कुछ और चीज़ देखते हैं। जब ब्रिटिशर्स ने कुछ आपके पास पॉलिसीज़ में भी इंटरफेयर किया। एक पॉलिसी थी जिसको हम कहते हैं 1795 में फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन कर दिया। अब कभी कोई इस तरीके का मुश्किल वर्ड आ जाए तो जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर फोकस कर देना। इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है? बच्चे। साइड हम नहीं देखते मॉर्टीन के स्प्रे और बाकी स्प्रेज के ऊपर लिखा होता है साइड, मतलब इंसेक्टिसाइड। तो साइड का मतलब होता है मारना, और फीमेल लड़कियां। तो आपके हमें पता है कि उस ज़माने में एक ऐसा दौर था जहाँ पे जाहिलाना प्रैक्टिस थी, इग्नोरेंस की प्रैक्टिस थी, जहाँ पे बच्चों को जिंदा मार दिया जाता था। छोटी जो लड़कियां होती थी, छोटी जो बेटियां होती थी, उनको जिंदा ज़मीन में दरगोट कर दिया जाता था या उनको मार दिया जाता था। तो इंडिया में भी उस ज़माने में ये प्रैक्टिस होती थी कुछ जगहों पे। तो ब्रिटिशर्स ने आके इसको बैन कर दिया। ठीक है, अच्छा अमल था। लेकिन आपके पास एक जो प्रैक्टिस हो रही थी, ये बात अगर लोगों को समझ आती कि कितना गलत काम है तो करते ही नहीं। तो उनको लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज, और ये था 1829 में ब्रिटिशर्स का एक और अमल जो लॉर्ड बेंटिनेक ने किया। इसके तहत सत्ती को बैन कर दिया गया। अब सत्ती में क्या होता था? सत्ती बेसिकली आपके पास जो वुमेन, जो इंडियन वुमेन होती थी, जो शादीशुदा होती थी, जब उनका हस्बैंड का इंतकाल होता था, तो वुमेन वॉज बर्न्ड अलाइव ऑन द सेम फ्यूनरल पायर एज देयर हस्बैंड। भाई इस जन्म का साथ खत्म हो गया, जब हस्बैंड मर गया तो आप भी मर जाओ साथ में। तो शी वॉज बर्न्ड अलाइव। तो ये जो आपके पास, क्योंकि उनके अंदर आपके पास रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, तो बोला ये जन्म खत्म हो गया तो अब आप हस्बैंड के साथ मर जाओ। तो आपके पास ह्यूमन एक्टिविस्ट ने भी बहुत कोशिश की कि इस प्रैक्टिस को खत्म किया जाए, लेकिन इट वाज अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। तो अगेन जब इस प्रैक्टिस को लॉर्ड बेंटिनेक ने बैन किया, सो देयर वर ह्यूज रेमिफिकेशंस, देयर वर ह्यूज आपके पास प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया कि हमारे रिलीजियस मामलात में इंटरफेरेंस की जा रही है। 1830 में लॉर्ड बेंटिनेक ने कर्नल विलियम स्लीमैन के तहत एक और ग्रुप ऑफ रॉबर्स थे जिनको कहते थे थगीज, उनके साथ डील किया। अब थगीज क्या करते थे? बेसिकली ये लूट मचाते थे, ट्रेन के ऊपर ट्रैवलर्स को, सबको लूटते थे। तो इंडियंस बड़े परेशान थे इससे। जनरली इंडियंस भी परेशान थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की रेपुटेशन भी एट स्टेक थी, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर सक रहे थे। लेकिन बेसिकली वो सारे के सारे वही लोग थे जो निकाले गए थे सिविल सर्विसेज से, जॉब से, डिफरेंट जगहों से। नॉर्थ में आपके पास इनको हम थग्स कहते थे। थगीज बेसिकली वर्ड जो है थग से निकला है, जो लुटेरे, लूटर्स, ठीक है, चोर, ये सारे के सारे थे, रॉबर्स, ठीक है। तो ये रॉबरीज करते थे बेसिकली। अब आपके पास नॉर्थ में इनको थगीज कहते थे, जो इंडिया के सदर्न पार्ट में थे, इन्हीं का एक और टोला, ग्रुप जो वर्क करता था, उनको हम फांसीगर्स कहते थे। ठीक है, सो ये डिफरेंट ग्रुप्स थे जो बेसिकली कहते थे कि हम जो माल लूट रहे हैं वो हम हिंदू एक गॉडेस है काली माता, उसको सर्व कर रहे हैं। सो बेसिकली आपके पास जब ये ग्रुप ऑफ आर्म्ड रॉबर्स जो कि लूट मार मचाते थे, उनको ब्रिटिशर्स के कर्नल विलियम स्लीमैन के थ्रू लॉर्ड बेंटिनेक ने हुक्म दिया कि आपके पास इनको डील किया जाए। लॉर्ड बेंटिनेक जो कि उस ज़माने के वॉइसरॉय थे, उन्होंने कर्नल विलियम स्लीमैन को कहा, और कर्नल विलियम स्लीमैन के तहत फिर इनमें से तकरीबन 2000 के जो रॉबर्स थे, सारे के सारे थगीस को अरेस्ट किया गया, जेलों में डाला गया, कुछ को एग्जीक्यूट भी किया गया। तो और उसके बाद इनको कंट्रोल में लाया गया। उसके साथ साथ एक और जो प्रैक्टिस थी उस ज़माने की, उसमें 1833 में चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसके तहत ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम इंडियंस को ज़्यादा रोल देंगे इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। लेकिन अगेन मसला क्या था कि ये जो सारे का सारा सिविल सर्विसेज में रोल इंपॉर्टेंट या देने की बात थी, उसके लिए कंपैटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना था, और वो जाके ब्रिटेन में देना था और इंग्लिश में था। अब कितने ऐसे इंडियंस थे जो कि कंपैटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर कर सकेंगे, वो भी इंग्लिश में, और ब्रिटेन जा सकेंगे? तो अगेन ये पॉलिसी ऐसी इंट्रोड्यूस की गई जिसके तहत इंडियंस को एलिमिनेट किया गया फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया था, 1833 में आया। 1834 में जो पर्शियन लैंग्वेज थी, जो कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और 1835 में थॉमस मकॉले, जिसका मानना था कि भाई ब्रिटिशर्स का जो तौर तरीका है, जो उनकी लिटरेचर है, वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, इसीलिए उन्होंने इंडिया की जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था उसको इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल जिस तरह हम कहते हैं, तो पूरा का पूरा जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था, वो आपके पास जो स्कूलिंग थी वो इंग्लिश मीडियम कर दी गई। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को अपना लिटरेचर फैलाना था, अपना कॉन्सेप्ट, अपनी आइडियोलॉजी
चाहे वो डेमोक्रेसी हो, लिबरलिज्म हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि इधर तो आपके पास एक रिलीजियस सोसाइटी थी, एक आपके पास एक किस्म से फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी थी इंडिया में जनरली उस ज़माने में, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो किया जाए, लेकिन एक फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी थी। तो आपके पास एक लिबरल आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को अगर स्प्रेड करना था, तो उसके लिए लिटरेचर, चाहे वो लॉ का लिटरेचर हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो आपके पास फिलोसफी का लिटरेचर हो, जिस आपके पास आइडियल्स का, जिस सब्जेक्ट का लिटरेचर हो, उसको फैलाने के लिए लैंग्वेज का फैलाना ज़रूरी था। इसीलिए थॉमस मैकॉले ने मीडियम ऑफ एजुकेशन चेंज कर दिया, ताकि एक ऐसी जनरेशन को प्रिपेयर किया जा सके जो कि इंडियंस का जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू उससे था, उससे निजात हासिल करके ब्रिटिशर्स उनको अपनी थॉट प्रोसेस का आदी बना सकें, ताकि अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकें। तो ये ब्रिटिशर्स ने किया 1835 में। और फिर 1853 में रेलवेज एंड टेलीग्राम्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने अक्रॉस इंडिया। और ये रेलवेज एंड टेलीग्राम्स का सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया, तो इसके तहत जो मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग था वो ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन शुरू में अगेन इंडियंस एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करने की बात थी। मोड ऑफ जो ट्रैवलिंग था वो कंप्लीटली चेंज किया जा रहा था, तो शुरू में बहुत रेजिस्टेंस हुई। आगे जाके हम देखेंगे कि गांधी ने ब्रिटिश की ट्रेन्स को इस्तेमाल करके ही ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया भर में कैंपेन की। तो आगे जाके तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कि किस तरीके से आप हमें कंप्लीटली हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने का कह रहे हैं। ये सारे के सारे जो रीजंस अभी हमने पढ़े, ये आते हैं हमारे पास अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रीजंस। अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल रीजंस और फिर इंशाल्लाह मिलिट्री रीजंस।